और साहब ये बताएं कि ये जो थ्योरी है कि अमेरिका अब ज़्यादा देर अफगानिस्तान में नहीं, इसमें कुछ सदाकत है? आप समझते हैं कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो जाएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर फौजें रखेगा, अपने हमायती वहाँ पर रखेगा, या कोई जवाज़ रखेगा कि फिर भी वहाँ पर इंटरवीन कर सकता है? होगा क्या? इस सिलसिले में मेरे जहन में 3 ऑप्शन जो है वो कंटेम्पलेट होंगे या उसको करेंगे। एक तो ये है कि आया वो परमानेंट तौर पर वहाँ पर रहेगा। अगर परमानेंट तौर पर रहेगा तो वो, मैं जो कहता हूँ, वो जो सोचता हूँ, तो वो ये है कि वो अपने एयरफोर्स के बेसिस को और कुछ फौजियों को रखेगा जो उन अड्डों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। बाकी वो इजराइल की तरह जो एयरफोर्स होता है वो लॉन्ग आर्म होता है, लॉन्ग स्टिक होता है, उस लॉन्ग स्टिक को इस खित्ते में इस्तेमाल करेगा अपने मफादात के तौर पर। ये तो एक परमानेंट। दूसरा है सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट ये है कि 2014 तक वो कुछ कंटिजेंट रखेगा और फिर एक टाइम लेगा जो उस वक्त की हुकूमत होगी कि हमारे अड्डे को 5 साल के लिए या इतने अरसे के लिए हमें मजीद रहने दें ताकि आपकी हुकूमत मुस्तहकम हो और फिर हम इधर से चले जाएं। शायद उसके बाद उसकी मजीद फिर तसीब जो मजीद है उसका सिलसिला बढ़ता जाए, लेकिन ये एक सेमी परमानेंट वो होगा। और तीसरी बात यह है कि ये जो 2014 तक अपने विड्रॉल को कंप्लीट कर सके और इधर से निकल जाए। अगर वो अफगानिस्तान के हालात पर है, अगर वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आती है जो कि एक हकीकत है कि उसमें तालिबान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि वो एक ग्राउंड रियलिटी है, जो एक फोर्स है, और ये जो भी हुकूमत बनेगा ब्रॉड बेस्ड होगा, नेशनल हुकूमत होगी, लेकिन अफगानिस्तान की नेशनलिज्म भी एक स्ट्रांग सिलसिला है और वो फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ होता है। तो मेरे ख्याल में कि उन हालात में भी अमेरिका या बाकी किसी फॉरेन फोर्स को वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। साहब, जो लोग अफगानिस्तान की तारीख पर नजर रखते हैं उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान की एक तारीख है कि जो ताकतवर होता है वही हुकूमत करता है, लिहाजा अगर अफगानिस्तान से अमेरिका निकल जाएगा तो दोबारा लड़ाई जंग शुरू हो जाएगी, कत्लो-गारतगरी शुरू हो जाएगी और जो भी कोई ताकतवर होगा फिर वो दोबारा काबुल पर या इक़्तिदार पर काबिज हो जाएगा। अब समझते हैं कि ऐसा होगा या इससे मुख्तलिफ इस दफ़ा हो सकता है? ये बात सही है, लेकिन मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान में बहुत जंग हो चुका और एक जनरेशन तकरीबन चली गई और दूसरी जनरेशन आ गई और वो भी इस जंग में जवान हो गई। तो जंग के साथ कोई भी मोहब्बत नहीं रखता और न उसके साथ रहना चाहता है। तो अब अफगानिस्तान के लोगों ने भी और सब ने इस बात को पर इत्तेफाक है उनका कि हमें पुरअमन रहने दो और हम पुरअमन रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान भी ये कोशिश करे कि इसका जो हिस्सा है, जो कि हमारा बहुत करीबी नेबर भी है, पड़ोसी भी है, और उसके बगैर हम उसके अमन के बगैर हमारा अमन भी नामुमकिन है। तो इस बारे में मेरे ख्याल में सबको सर जोड़कर एक कोशिश करनी होगी और वो कोशिश कामयाब हो सकती है अगर इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस न रहे। तो वो सर जोड़कर बैठ सकते हैं और एक हुकूमत बना सकते हैं और पुरअमन रह सकते हैं, और बहुत अरसा वो पुरअमन रहे हैं। ये नहीं है कि उनको अमन पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि अगर जो भी हुकूमत बनेगी तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि किस तरीके से अमन को कायम किया जाए। लेकिन अगर वो हुकूमत उसमें सारे स्टेक होल्डर मौजूद हों, यानी ब्रॉड बेस्ड हुकूमत हो जिसमें जो ताजिक भी हो, उज़्बेक भी हो, पख्तून भी हो और शुमाली इत्तेहाद वाले भी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हुकूमत ने अब शुमाली इत्तेहाद के साथ भी काफ़ी अपने जो रसाई हासिल किए और उनके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखा हुआ है। बेटी साहब, हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, बेटी साहब का ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में कत्लो-गारतगरी होती रही है, मगर बहसीत कौम अब अफगानिस्तान में ये इंप्रेशन मौजूद है, ये तसव्वुर मौजूद है कि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है और अमन की वजह से ही सारे उनके जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है। लिहाजा उनका ये कहना है कि जो कलेक्टिव विजडम है अफगानिस्तान का वो सामने आएगा और मज़ीद कत्लो-गारतगरी नहीं होगी और अमेरिका के जाने के बाद कोई खुशसलूबी के साथ इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल हो जाएगा, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होगी और इस हवाले से उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाँ पर अमन होगा। हमारे प्रोग्राम सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। बेटी साहब, बाल लोग ये कहते हैं जी देखें जी हमारी जो पॉलिसी है बिलखुसूस हमारे अफगानिस्तान या कश्मीर की पॉलिसी,
वो ख्याली है, ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारी मनपसंद हुकूमत कायम हो, हमारे अपने बंदे वहाँ पर हो, और हम दोस्ताना से ज़्यादा अफगानिस्तान में फ्रेंडली हुकूमत से ज़्यादा बाद लोगों का ये नुक्ता नज़र है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर हमारी अपनी हुकूमत कायम हो। ये जो बातें हैं, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में ये सूट करती हैं और इस किस्म के जो ख्वाब है वो कभी शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं? ये मैं बाबर साहब आपके इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि कौमी तौर पर भी और मुल्कों के तौर पर भी बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात होते हैं उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट वो डिफाइन करते हैं कि हमारे मफाद में क्या है, दूसरे लोग उसके ताबे हो जाएं और उसके मुताबिक चलें। यकीनन अफ़गानिस्तान हमारा एक पड़ोसी है और उसके साथ हमारे बहुत इस्लामी लिहाज से भी और जो बिरादराना बाकी जो पख्तूनों के उसके लिहाज से भी बहुत ताल्लुकात हैं, तिजारत के भी ताल्लुकात हैं। वो हमारे बगैर नहीं रह सकते क्योंकि उनके रास्ते हमारे अंदर से, हमारे मुल्क में से गुजरते हैं और उनकी इकानमी हम पर डिपेंडेंट है, तो हम बहुत लिहाज से जुड़े हुए हैं। ये हमारे दरमियान एक ख़त है जिसको ड्यूरल लाइन बोलते हैं और वो तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर के से ज़्यादा के उस पर, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि हम उनके ताल्लुकात से या उनके वहाँ पर जो हालात से उनसे ताल्लुक़ रह सकते हैं। हम अगर उनको अपना बराबर समझें, अगर हम उनको अपना पड़ोसी समझें और अगर हम उनको अपना पिश्तिबान समझें और हम उनका पिश्तिबान बन जाए जिस तरह नेबर होता है, और अगर हम उनको वो मौक़े दें ताकि वो तरक्की कर सके जो हमारे ज़रिए उनके यहाँ तिजारत का या बाकी का है, तो यकीनन इस लिहाज से वह आप कहते हैं तसव्वुराती, फिर जो प्रैक्टिकल हालात होंगे, जो चीज़ें सामने नज़र आएगी वो ज़्यादा ऊंचे बोलेगी। जिस तरह अंग्रेज़ी में मिसाल है कि द डीड्स स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, तो फिर तसव्वुराती महल्लात पीछे चले जाएंगे और जो असली मकानात है, ख्वाह वो कच्चे क्यों न हो, वो सामने नज़र आएंगे। वो कच्ची सड़क भी उनको नज़र आएगी जो पाकिस्तान की मदद से या इमदाद से बनेगी, वो घर भी उनको नज़र आएंगे जहाँ पर पाकिस्तान का तिजारती माल उधर पहुँचेगा। वो उनके मुल्क में हमारे आना जाने से भी पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात और जो हमारी रिश्तेदारियाँ हैं और जो बिरादरियाँ हैं उसको कायम रखना चाहते हैं। और ये जो ख़त हमारे दरमियान है, ये दोनों मुल्कों के दरमियान तो है, लेकिन हम इस्लामी रिश्ते में, बरादरी के रिश्ते में, पड़ोसी के रिश्ते में जुड़े हुए हैं और हम इस रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। तो अगर इसका यहाँ पर भी ये उसूल अपनाया जाए और उसको हम छोटा न समझें, उसको अपना समझ लें, इस तरह हिंदुस्तान को बड़ा, हम हिंदुस्तान खुद को बड़ा न समझे और हमें छोटा न समझे, तो पूरे खित्ते में मेरे ख्याल में बराबरी के सतह पर हालात फिर। बड़े साहब लोग ये भी कहते हैं कि देखें जी अफगानिस्तान में ग्रेट गेम हो रही है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ इंडिया है, ईरान है और अमेरिका आ गया है, लिहाजा इस खत्ते में बड़ी ताकतें जो है वो अपनी जंग लड़ रही हैं। इस खत्ते में कभी अमन नहीं होगा क्योंकि अगर कोई एक ताकत जो है आर्जी तौर पर उसको शिकस्त होगी तो दोबारा अपने आप को मुनज़्ज़म करके फिर लड़ेगी, तो ये कत्लो गारत गरी का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा अफगानिस्तान में जो क़याम अमन है वो मुस्तक़बिल में भी कभी नहीं होगा। आप समझते हैं कि ये कोई हकीकत है इस थ्योरी में? ये स्ट्रेटजी में हम इसको शेटर्ड जोन थ्योरी कहते हैं, और शेटर्ड जोन में ये होता है कि उसमें हर कोई घुसता है, प्रेशर ग्रुप बनते हैं और वो अपने अपने मफाद के तहत उतना हिस्सा लेना चाहता है जो कि उसका बनता नहीं है। और ये तो एक ग्रेट गेम है और ग्रेट गेम काफ़ी हद तक चला, लेकिन क्या जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उस लिहाज से क्या अमेरिका इसको अफोर्ड कर सकता है? तकरीबन $1 ट्रिलियन उन्होंने लगा दिए हैं और वो $120 बिलियन तकरीबन हर साल उनका खर्चा है। और उनके बैक होम लोग कहते हैं कि पहले तो आप कहते थे कि अफगानिस्तान को हम बना रहे हैं रिकंस्ट्रक्ट, आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारा टैक्स मनी है, आप उधर क्यों लगा रहे हैं जहाँ पर हमारे यहाँ बॉडी बैग्स आ रहे हैं। ये एक तो जंग से हर कोई थकता है। सुपर पावर वो कहते हैं ना कि जो बड़ी ताकतें होती है ना, एम्पायर्स फतह नहीं किया जाते, एम्पायर्स सुसाइड कमिट करती है, वो खुदकशी कर लेती है।